कैथल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अब चैप्टर प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो हम लोग वन बाय वन करके सभी प्रोनाउन का प्रयोग समझाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और उसका क्या प्रयोग और उसका प्रयोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रोनाउन आपको पता है, आई ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग होता है या हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ हम इज का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिए। तो आई के साथ या तो हम एम का प्रयोग करते हैं या हैव का, यानी ये प्लूरल अर्थात आई प्लूरल नहीं है, लेकिन आई का प्रयोग प्लूरल की तरह ही हम लोग करते हैं। और वी एंड यू हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो वी और साथ के वी और यू के साथ हम आज का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ही सी इट ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। जबकि दे ये है थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, क्योंकि इसका अर्थ होता है वे लोग। तो ये भी प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ में हम आर या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं छात्र हूं, आई एम स्टूडेंट। वो लड़का है, ही इज स्टूडेंट। वो डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स। दोस्तों यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आई है तो यहाँ ए स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि ये ए स्टूडेंट जो है ये क्या है, कंप्लीमेंट है किसका, आई का, सब्जेक्ट का। तो इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब वर्ब ई जब आर का प्रयोग करते हैं मैन वर्ब ग्रुप में, तो इसके बाद आने वाला नाउन सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो ज्यादातर यह सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होता है। क्योंकि आई यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए ए स्टूडेंट का नहीं जरूरी है, ए स्टूडेंट सही रहेगा। अगर हम कह देंगे आई एम स्टूडेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो वी का प्रयोग किया है तो ए बॉय का प्रयोग किया है, लेकिन जब हम यहाँ वी का प्रयोग किए हैं, गौर कीजिए, तो यहाँ पर क्या प्रयोग किए हैं, डॉक्टर्स। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये डॉक्टर्स कौन है, वी है, तो वी का ही कंप्लीमेंट है, तो वी प्लूरल है, इसीलिए इसको हम प्लूरल नाउन का प्रयोग किए हैं। ठीक उसी प्रकार यू आर एक टीचर भी होगा और यू आर टीचर भी होगा। क्यों? क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसीलिए। अब यहां देखिए, वे लोग छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि दे प्लूरल होता है, इसीलिए इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट आया है इसे भी हम प्लूरल लिखे हैं। राइट दोस्तों, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, इस सब के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का। इट जनरली सिंगुलर ही होता है, लेकिन कभी कभी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जिसे पेट एनिमल कहते हैं, उसके लिए हम ही या सी का भी प्रयोग करते हैं। ऐसा जानवर जो थोड़ा बड़ा हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ए डॉग एंड इट इज ब्रेड। अब यहां पर हम इट का प्रयोग कर ही सकते हैं, चूंकि जानवर है, लेकिन डॉग और चूंकि पेट एनिमल है, बड़ा है, इसलिए हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही मतलब हुआ मेल डॉग, और सी करते तो हो जाता बिच। ठीक है, तो डॉग के लिए भी ही का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जानवर पेट एनिमल है और बड़ा है। अदरवाइज जनरली हम इट का ही प्रयोग करते हैं कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर, नॉन लिविंग थिंग के लिए। राइट, अब देखिए, it is used as a subject to tell the time, weather, distance or natural phenomenon, the name of the day, etc. दोस्तों, हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि इट का प्रयोग एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या एज एम्प्टी सब्जेक्ट कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसका हम विस्तृत व्याख्या एक वीडियो में कर दिए हैं। यूज ऑफ इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हम उसी का प्रयोग बता रहे हैं कि इट का प्रयोग हम समय बताने के लिए भी करते हैं, डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं, चाहे जो नेचुरल घटना है, जैसे वर्षा होना, ठंडा घटना, हवा बहना, इस
इस सब के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कौन सा दिन है, कौन सा ईयर है, कौन सा महीना है, यानी दिन महीना वर्ष का कहने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के प्रयोग जो हम करते हैं इट का, तो उस समय इट का कोई वैल्यू या कोई मीनिंग खास नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम पर इट का प्रयोग करते हैं। चूंकि जितना भी चीज हम बताए हैं उसमें सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक ही रहता है, इसीलिए दोनों जगह हम एक वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस कारण इट का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं ताकि सब्जेक्ट का फुलफिल वो करे, लेकिन इस तरह के प्रयोग में इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं वो हम वीडियो बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट रेन्स मतलब वर्षा होता है, चूंकि नेचुरल फिनोमेनन है और इसमें वर्षा होना अगर वर्ब करते हैं, वर्षा अगर सब्जेक्ट बनते हैं तो दोनों एक ही में है, इसीलिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं ताकि सब्जेक्ट कोई काम करे। ठीक उसी प्रकार सोमवार है, तो चूंकि यहां सब्जेक्ट भी सोमवार है और कंप्लीमेंट भी सोमवार है, इसीलिए हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज मॉन्डे, राइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन सेक्स इज अननोन एंड फॉर ए क्लाउज, मतलब किसी क्लाउज अगर पहले कोई सेंटेंस प्रयोग हम कर चुके हैं या क्लाउज प्रयोग कर चुके हैं और उसके लिए कुछ प्रयोग करना है प्रोनाउन, तो इट का प्रयोग करेंगे। या ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु या ऐसा चीज जिसका लिंक क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बेबी, तो बच्चे के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उसका लिंग क्लियर नहीं रहता है, उसमें सभी आ जाते हैं, लड़की भी आएंगे लड़कियां भी आएंगे, तो वहां हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत शोर मचाते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। क्योंकि यहाँ बच्चे का लिंग क्लियर नहीं है, इसीलिए हम ही का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही सी का, तो वहां क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन। ये याद रखिए, हम जितना प्रीपोजिशन बताए हैं उसका 3 रूप होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोसेसिव फॉर्म। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ आई, ऑब्जेक्टिव हुआ माई, सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ आई, ऑब्जेक्टिव हुआ मी और पोसेसिव हुआ माई या माई और माई। तो माई होता है एडजेक्टिव और माइन होता है प्रोनाउन, इसीलिए यहां पर माइन समझिए। ठीक उसी प्रकार वी का भी होता है वी, अस, आवर्स। दे का भी होता है दे, देम, देयर्स। ठीक है, इसी तरह जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है उस सब का 3 फॉर्म होता है, वो आप याद कर लेंगे, हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इसे याद रखिए। यानी प्रीपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद हम आई नहीं कहेंगे, जैसे ही बिट्स आई नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बिट्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो बिट्स एक वर्ब है, तो वर्ब का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, ही बिट्स मी, राइट। यहां पर देख लीजिए, आई लव हिम, यहां पर हिम का प्रयोग किया गया है, ही का नहीं। क्यों? क्योंकि हिम का प्रयोग यहां वर्ब लव के बाद है। तो हम बताए थे कि वर्ब या प्रीपोजिशन का जब प्रयोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ही या हिज गलत हो जाएगा। उसी तरह ही नोज अबाउट देम, यह अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहां पर हम देम का प्रयोग किए हैं। यहां पर हम ना तो दे का प्रयोग कर सकते हैं ना देर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, जो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहां पर दे या दे का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जनरली नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर टू बी। फ्रेंड्स, यहां टू बी का मतलब होता है, उसका फॉर्म होता है प्रेजेंट में इज है, पास्ट में वाज हुआ है। हम इसके बारे में
टू बी के बारे में विस्तृत व्याख्या कर चुका हूं और उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसके तहत टू बी, टू डू और टू हैव का एक्सप्लेन किया हूं कि कैसे इसका प्रयोग हम एज ए वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। ठीक है, तो यहां भी बता रहे हैं कि जनरली नोमेटिव केस, यानी नोमेटिव केस बोलते हैं सब्जेक्टिव केस का, जैसे आई, वी, यू, ई सब हुआ, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का प्रयोग जनरली करते हैं किसके बाद? वर्ब टू बी के बाद। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस भी प्रयोग हो सकता है, उसका कुछ कंडीशन है, वो आइए आपको हम बताते हैं। इफ पर्सनल प्रोनाउन आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन देन ओनली नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज्ड। ठीक है, हम बताए हैं आपको कि वर्ब टू बी के बाद दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का भी और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म का भी। लेकिन अगर उस प्रोनाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का नहीं। याद रखिए, अगर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो तब तो किसी का प्रयोग कर सकते हैं, या सब्जेक्टिव फॉर्म का या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उसके बाद हम करते हैं तो यह रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा वहां सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, इसे आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इट इज आई ऑब्लिक मी, मतलब क्या हुआ? यह मैं ही हूं। अपने आप हम जोड़ डाल रहे हैं तो जोड़ डालने के लिए सब्जेक्ट पर हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां देखिए, आई या मी के बाद किसी चीज का प्रयोग हम नहीं किए हैं, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं किया है, इसीलिए हम इट इज आई भी कर सकते हैं या इट इज मी भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज आई इज बेटर। ठीक है, अब आगे वाला एग्जांपल देखिए, बट इट इज आई हु हैव गॉन देयर। यहां देखिए, आई का क्या प्रयोग किया है? हु का। अभी बताए थे कि हु, व्हिच, व्हाट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु का प्रयोग हम किए हैं किसके लिए? आई के लिए। तो जब हम हु, व्हिच, व्हाट या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रयोग हम करते हैं हु, व्हिच, ये सब ये होता है सब्जेक्ट के लिए प्रयोग, इसीलिए वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना बेहतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। वर्ब टू बी के बाद हम सब्जेक्टिव फॉर्म भी प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उस प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो निश्चित रूप से उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं। जैसे कि हम एग्जांपल आपको बताए, इट इज आई हु हैव गॉन देयर। यहां पर हम ये नहीं कर सकते हैं इट इज मी हु हैव गॉन देयर। ठीक है, क्योंकि यहां पर इट इज आई का मतलब क्या हुआ? यह मैं ही हूं जो वहां गया हूं। तो हु हैव गॉन देयर, यहां हैव गॉन का सब्जेक्ट कौन है? आई है, इसीलिए सब्जेक्टिव का हम प्रयोग किए हैं। यहां पर मी का प्रयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो यहां जरूरत है सब्जेक्ट का, इसीलिए आई का प्रयोग सही है, मी का प्रयोग गलत होगा। तो याद रखिए, टू बी के बाद हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो टू बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे किसी पर्सन प्रोनाउन का। राइट, अब आगे फिर जब टू बी का प्रयोग एज एन इन्फिनिटिव करते हैं और इस इन्फिनिटिव का कोई आर्टिकुलेट सब्जेक्ट नहीं हो तो टू बी के बाद आने वाला पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में नहीं। कैसे? अब इसे एग्जांपल समझिए, यू वुड नॉट लाइक टू बी हिम। अब यहां क्या है? यू वुड नॉट लाइक टू बी। अब यहां देखिए, हम अभी क्या बताए थे? टू बी का कोई आर्टिकुलेट सब्जेक्ट नहीं हो, यानी टू बी से पहले जो प्रयोग है वो क्या है? प्रयोग लाइक है, वर्ब है, वहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जो सब्जेक्ट का काम करे टू बी का। इसीलिए टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्यों? इसका मतलब यह है कि वो संबंध बता रहा है सब्जेक्ट से, यू से। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसीलिए उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्योंकि
अगर हम टू बी से पहले लाइक के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और चूंकि उससे वो तुलना करेगा टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन तो वो भी उसी फॉर्म में होगा। अर्थात टू बी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इस कारण जो उसका सब्जेक्ट है उससे पहले प्रयोग रहेगा उसी से रिलेशन बताता है। इस वाक्य में यू से संबंध आता है टू बी, इसीलिए यू है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, इसीलिए वहां पर हुआ है टू बी ही, वह ही नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द विनर वॉज सर्टेन टू बी ही। यहां भी देखिए, यहां पर जो प्रोनाउन हुआ टू बी के बाद वो किससे संबंध बता रहा है, द विनर से। ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसीलिए यहां पर ही का भी सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहां टू बी से पहले कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं दिया हुआ है। अगर यहां कोई प्रोनाउन रहता तो ऑब्जेक्ट होता और उससे इसका रिलेशन बताना पड़ता, तो यहां ही नहीं होता, हिम होता, क्योंकि यहां जो प्रयोग हम करेंगे कोई भी नाउन प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टू बी क्या करता है, लिंकिंग वर्ब है, तो वह अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, इस कारण उससे पहले जो प्रयुक्त है नाउन या प्रोनाउन वो अगर सब्जेक्टिव केस में है तो टू बी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो वहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, अर्थात दोनों एक ही फॉर्म में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करता है, इसीलिए टू बी को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टू बी के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होता है वो कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, बट इफ देयर इज ए क्लियर सब्जेक्ट ऑफ टू बी, हम अभी बताए थे कि जब टू बी का प्रयोग करते हैं तो वहां सब्जेक्ट अगर नहीं होता हम टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन अगर टू बी का कोई क्लियर सब्जेक्ट हो जो टू बी से पहले प्रयोग किया जाता है तो उसका फॉर्म देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में है। आइए आगे देखते हैं, एंड इट्स कंप्लीमेंट इज ऑल्सो ए प्रोनाउन, देन द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट ऑफ टू बी शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। हम बताए थे टू बी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इसीलिए इसके बाद जो डब्ल्यू प्रोनाउन आता है वो कंप्लीमेंट होता है, उससे पहले प्रयोग किया गया नाउन या प्रोनाउन का। अभी यहां पर क्लियर हो जाएगा, देखिए, ही टुक मी टू बी हिम, समझ क्या हुआ कि वह उसको मुझे समझा। कोई आगे कंफ्यूज नहीं करता है कि किसी को तो किसी को समझ जाता है, यहां वही बता रहा है कि वह मुझे उसे समझा, यानी हिम के बदले में मुझे समझ लिया। तो यहां क्या है, टू बी के पहले देखिए मी का प्रयोग किया गया है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसी से संबंधित है हिम, क्योंकि ये उसी का कॉम्प्लीमेंट है। यही ध्यान रखना है कि जब टू बी से पहले हम किसी का प्रयोग कर चुके हैं तो अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। यहाँ पर हिम का प्रयोग सही है, यहाँ पर हम आई नहीं करेंगे, टू बी ही नहीं करेंगे, राइट। अगर यहाँ आई रहता तो टू बी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ आई नहीं है, मी है, इसीलिए यहाँ पर हिम होगा। ठीक है, तो यहाँ टू बी का क्या है, क्लियर सब्जेक्ट यहाँ पर मी है, इसीलिए मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ही को भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टेकन हिम टू बी मी, आप उसे मुझे समझ लिया। ठीक, मतलब समझना भी होता है, मतलब ये हुआ क्या हुआ कि आप उसे मेरे रूप में समझ लिया। तो यहां पे देखिए, यू हैव टेकन, उसके बाद क्या है, हिम है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और उसके बाद क्या है, वर्ब टू बी है। तो यहां जो वर्ब टू बी है इसका यहां पर क्लियर सब्जेक्ट है हिम, इसीलिए टू बी के बाद जो प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए यहां पर हो गया मी। आप गौर कीजिए, पहले वाक्य में क्या था, यू नॉट लाइक टू बी हिम, या टू बी के पहले कोई प्रोनाउन नहीं था। यहाँ जो कोई प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तब यहाँ पर बी के बाद ही का प्रयोग नहीं होता, हिम का होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर किसी नाम का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये कि टू बी किसको लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, यू को लिंक कर रहा है, इसीलिए यू के अनुसार टू बी के बाद प्रयोग हुआ नाम वो होगा। तो यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए टू बी के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म में ही का प्रयोग हुआ। यहाँ में है, द विनर वाज सर्टेन टू बी हिम, टू बी से पहले कुछ नाम प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बी के बाद ही किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी टू बी का हम प्रयोग करते हैं तो उससे पहले कोई प्रोनाउन आता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और उसी प्रोनाउन से टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन संबंधित है, तो इसीलिए
टू बी के पहले जो प्रोनाउन जिस फॉर्म में रहेगा, जिस ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव में रहेगा, उसी फॉर्म में टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन भी होगा। इसीलिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो टू बी के बाद हिम हुआ है, ही नहीं हुआ है। इस वाक्य में क्या हुआ है, यू हैव टेकन हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए टू बी के बाद मी हुआ, आई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है और टू बी जो प्रयोग होगा प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है, इसीलिए दोनों का फॉर्म एक ही होगा, दोनों एक ही रूप में होगा। तो हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का होना चाहिए, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हुआ है। यहाँ पर हम ही टू बी आई नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ ही का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ही का प्रयोग यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह वर्ब के बाद प्रयोग है। तो हम बता चुके कि वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होता है। तो टेकन के बाद हिम होगा, ही कभी नहीं होगा। तो जैसे ही हिम हो जाएगा फिर टू बी आया, तो टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, इसलिए यहाँ पर बी का प्रयोग होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर्ड। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम ये बता चुके हैं, यूज ऑफ बट वाले वीडियो में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि कब हम बट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे और कब हम बट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ फिर क्लियर करते हैं। बट का अर्थ जब एक्सेप्ट या रिसीवाई होता है और बट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया गया हो, तो बट के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। लेकिन अगर बट का पोजीशन यानी बट का प्लेस मेन वर्ब के बाद हो और उसके बाद अगर प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वह प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर बट का पोजीशन वर्ब के बाद है, सेंटेंस में जो वर्ब है उसके बाद है, तो बट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। लेकिन अगर बट का पोजीशन सेंटेंस से प्रयोग किए गए मेन वर्ब से पहले है, उस कंडीशन में बट के बाद होने वाला प्रयोग प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है या सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। नोबडी बट ही और हिम वुड गो देयर। फ्रेंड्स, यहां वर्ब क्या है, गो। मेन वर्ब क्या है, गो, और बट का पोजीशन क्या है, गो से पहले हुआ है, इसीलिए इस बट के बाद हम ही का ही प्रयोग कर सकते हैं या हिम का ही प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। नोबडी बट ही या नोबडी बट हिम सही है। क्यों? क्योंकि बट का पोजीशन मेन वर्ब से पहले है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई विल बीट ऑल बट हिम। यहां देखिए मेन वर्ब क्या है, बीट है। बीट होती क्या होता है, पीटना, और बट का पोजीशन क्या है, बीट के बाद है। जब बट का पोजीशन मेन वर्ब के बाद रहता है तो बट के बाद होने वाला प्रयोग प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, इसलिए यहां पर हिम हुआ है। यहां पर हम ही नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एवरीवन वाज देयर बट, देखिए यहां पर वर्ब क्या आवाज है, आवाज हो गया, वाज का प्रयोग किया बट का, इसीलिए बट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी होगा, आई कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, इट्स ITS विदाउट एस्ट्रोफी, ये एक फॉर्म होता है इट का, जिसे हम बोलते हैं पोसेसिव फॉर्म। इसका मतलब होता है इसका, जैसे ही का हिज होता है, यू का योर होता है, दे का देयर्स होता है। तो कहीं कहीं क्या होता है, उसमें एस्ट्रोफी लगता है, जैसे राम्स मतलब राम का। उसी तरह बहुत लोग इट्स में कंफ्यूज कर जाता है, इट में एस्ट्रोफी डाल देता है, जो गलत है, ठीक है। इट में अगर एस्ट्रोफी लगा रहेगा तो हो जाएगा इट इज, और विदाउट एस्ट्रोफी रहेगा तो हो जाएगा इसका। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं वाक्य में तो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जहां लोग गलती करता है और जिसके आधार पर क्वेश्चन ही हमें बहुत सारे आते हैं। इसे आप लोग गौर से देखें और समझें। अगर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करना हो एक सब्जेक्ट में, गौर कीजिए, यहां देखिए दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट जिसमें यू का ही प्रयोग करना हो, आई का ही प्रयोग करना है और ही का भी प्रयोग करना हो, यू सेकेंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया और आई फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर तीनों का प्रयोग किसी वाक्य का सब्जेक्ट रूप में करना हो
तो हम कब किसको रखेंगे, यानी पहले यू रखेंगे या पहले ही रखेंगे या पहले आई रखेंगे, फिर क्या रखेंगे और फिर लास्ट में क्या रखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा वो हम समझा रहे हैं। इसके आधार पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला है 2 3 1। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन एंड 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी पहले प्रयोग करेंगे सेकेंड पर्सन का, उसके बाद थर्ड पर्सन का और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यू, ही एंड आई हैव वॉच द फिल्म टुडे, मतलब आप, वह और मैं आज फिल्म देखा हूं। यहां पर तीनों पर्सन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसका प्लेसिंग कैसे किए हैं, पहले यू किए हैं 2, फिर हम ही किए हैं 3, फिर हम आई किए हैं 1, एंड 2 3 1। ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जब हम सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन का प्रयोग करते हैं तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, जब हम इन तीनों सब्जेक्ट का प्रयोग किसी बात के सब्जेक्ट में करते हैं, लेकिन अगर उससे कोई अपराध भाव का बोध हो या कोई गलती हमें स्वीकार करना हो तो फिर क्रम बदल जाएगा, इसका ऑर्डर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। उस कंडीशन में पहले 1 यानी सब्जेक्ट आई रहेगा, फिर 2 यानी यू रहेगा और उसके बाद 3 यानी ही। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। आई, यू एंड ही हैव ब्रेच्ड द ट्रैफिक रूल, मैंने कहना यह चाह रहा है कि हम लोग ट्रैफिक रूल तोड़े हैं, यहां हम लोग गलती की है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट का क्रम यहाँ पर चेंज हो गया। पहले हो गया आई, फिर हो गया यू, फिर हो गया ही। इन जनरल हम प्रयोग करेंगे किसी और सेंस में तो क्रम होगा 2 3 1, लेकिन जब कोई गलती स्वीकार करना हो, कोई भूल स्वीकार करना हो, इस तरह का सेंटेंस कोई बनाना हो तो वहां पर फिर क्रम चेंज हो जाएगा 1 2 3, ये याद रखिए, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि when we use all the 3 person as a subject of a sentence, then the order of the pronoun should be 2 3 1 in general. But if the sentence is related to confess the mistakes or error, then the order of pronoun should be 1 2 3. That means I, you and he. Right? अब आगे देखिए। If all the 3 plural pronoun, अभी हम जो बात किए थे क्या था, सिंगुलर था, I, you and he, तीनों पर्सन था, तीनों सिंगुलर था। अभी हम बात कर रहे हैं तीनों प्लूरल प्रोनाउन के बारे में। Are used together as the subjects of the sentence, the order of the pronoun should be first person, second person and third person। जैसे हम बताए थे अभी कि जब भूल स्वीकार करना हो तो 1 2 3 करते हैं, लेकिन अगर हम तीनों ही प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का तो वहां पर भूल स्वीकार करते हो या ऐसे प्रयोग करते हो, हमेशा होगा 1 2 3, यानी वी, यू एंड दे, ऐसा होगा। जब प्लूरल करते तो क्या होगा देख लीजिए। वी, यू एंड दे हैव गॉन टू पटना, हम लोग, तुम लोग और वे लोग पटना गए हैं। चूंकि यह तीनों पर्सन है, तीनों प्लूरल है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन चेंज्ड, इट हैज बीन 1 2 3, ठीक है। लेकिन यही तीनों और सिंगुलर होता तो हो जाता 2 3 1। ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर इसी में हमें कहना है, तीनों पर्सन का प्रयोग करना है और ये बताना है कि हम लोग आज क्रिकेट खेलेंगे तो क्या होगा, वी, यू एंड दे विल प्ले क्रिकेट। हम ये नहीं कहेंगे यू, वी एंड दे या यू, दे एंड वी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों ही सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तो जब हम तीनों ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो उसका ऑर्डर होता है 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, तो वी, यू एंड दे होगा। लेकिन अगर तीनों ही सिंगुलर हो तो हम पहले बता चुके हैं उसमें क्रम चेंज होता है, क्या हो जाता है 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, राइट। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट क्लियर कंसेप्ट। ओके, नाउ
आ गया। फ्रेंड्स, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर तीनों पर्सन में हो, यानी फर्स्ट पर्सन का भी हो, सेकंड पर्सन का भी हो और थर्ड पर्सन का भी हो, तब अगर उसका पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करना हो वाक्य में तो फर्स्ट पर्सन का ही पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं हो, सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो हम सिर्फ सेकंड पर्सन का ही पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वाक्य में अगर तीनों पर्सन का सब्जेक्ट हो तो उसका पोसेसिव फॉर्म हम फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव फॉर्म में बनाएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं हो तब सेकंड पर्सन का पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे कंबाइंड पोसेसिव फॉर्म बनाने के लिए। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। यू, ही एंड आई जैसे बता चुके हैं सिंगल सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे 2, 3 और 1 विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प। यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम, वह और मैं अपना पूरा प्रयास करेंगे राम को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ अपना पूरा प्रयास करेंगे, अपना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो चूंकि सब्जेक्ट तो तीनों मिलकर हो जाता है प्लूरल, तो जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल किसका करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन का। चूंकि यहाँ तीनों पर्सन है ना, तो आई का प्लूरल नहीं करेंगे, न यू का करेंगे, नहीं का करेंगे, चूंकि तीनों मिलकर हो जाता है प्लूरल, तो प्लूरल तो करेंगे ना, किसका प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का। क्योंकि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होता है तो हमारा हो जाता है। इसीलिए यहां ये कहना चाह रहा है कि आप, वह और मैं अपना पूरा प्रयास, तो अपना पूरा प्रयास के लिए यहां पर होगा आवर। राइट, इसे ध्यान दीजिए। अगर इसी में आई हट जाएगा तो हो जाएगा तुम और वह, तुम अपना पूरा प्रयास, तो तुम का हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म योर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। तो क्या हो गया, यू, ही एंड आई विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प राम। यहां पर योर या हिज या देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, यू एंड ही, यहां पर क्या है, दो ही सब्जेक्ट है, यहां आई नहीं है, तो हम यहां क्या प्रयोग करेंगे, यू का उसी में जाएंगे, यानी योर हो जाएगा। लोस्ट योर मनी, मतलब तुम और वह अपना पैसा खो चुके हो, अर्थात तुम और वह अपना पैसा खो चुके हो। तो अपना के लिए आप लोग हम करेंगे तो यू का प्रयोग करेंगे योर्स, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अभाव में सेकंड पर्सन का ही पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, तो यहां योर होगा, न कि हिज और देयर। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, पोसेसिव फॉर्म जब प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन का ही पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे। आपको पहला वाक्य बता चुके हैं, यू, ही एंड आई तीनों पर्सन है, तीनों में सब्जेक्ट क्या जाता है, प्लूरल हो जाता है, इसीलिए उसका जो पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे वो होना चाहिए प्लूरल। लेकिन किसका प्लूरल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होता है, कोई होता है, आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमको जब तीनों सब्जेक्ट मिल गया, तीनों के लिए प्रयोग करते हैं, कंबाइंड प्रयोग करते हैं, तीनों का कंबाइंड पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, तो वो आवर होगा। क्यों आवर होगा, क्योंकि उस तीनों में फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है, इसीलिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म हम पोसेसिव, क्योंकि सब्जेक्ट तीन है, तीनों मिलकर प्लूरल हो जाता है और मुझे पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करना है, तो रूल यही है कि जब सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन इंक्लूड हो तो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, या तो माई होगा या तो आवर होगा। तो माई का प्रयोग यहां होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माई सिंगुलर के लिए हो जाता है, यहां तो कंबाइंड है तीनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, आवर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब मेरे साथ और आदमी रहते हैं तो हमारा हो जाता है, इसीलिए आवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब मैं हट जाऊंगा तुम रहोगे तो तुम्हारा हो जाता है। तो जब फर्स्ट पर्सन का नहीं रहेगा, तब जब वाक्य में फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में कंबाइंड पोसेसिव फॉर्म प्रयोग करेंगे सेकेंड पर्सन का, तो ये हो जाएगा। राइट, अब आपको हम बता रहे हैं कि पोसेसिव फॉर्म जो होता है किसी प्रोनाउन का, वो दो तरीका से होता है, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, योर, हिज, ये सब क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, ऐसा लग जाएगा, योर्स, देयर्स,
ये सब जितना होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो दोनों का प्रयोग हम पोसेशन दिखाने के लिए करते हैं। दोनों अंतर क्या है वही आपको हम बता रहे हैं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों प्रयोग करते हैं, उसका तो बताता है पोसेशन भी, अधिकार भी, और रिलेशन भी, रिश्ता भी, दोनों बताता है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं अधिकार भी बताने के लिए और रिश्ता भी बताने के लिए। बट पोसेसिव प्रोनाउन जो माइन, आवाज, ये सब होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं सिर्फ अधिकार दिखाने के लिए। अगर हम कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, इसका मतलब है किताब मेरा है, सिर्फ हम अधिकार दिखाते हैं, रिश्ता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन माई का प्रयोग हम दिस इज माई बुक भी कर सकते हैं और दिस इज माई फादर भी कर सकते हैं। दोनों बताने के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं रिलेशन एंड पोसेशन दोनों बताने के लिए, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं सिर्फ अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, सिर्फ पोसेशन बताने के लिए। आगे देखिए, therefore possessive pronoun should not be used to imply relation। इसीलिए रिश्ता बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। यहां पर देखिए, अगर हम कहते हैं दिस ब्रदर इज माइन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। यहां पर होना चाहिए दिस इज माई ब्रदर। ठीक है, दिस इज माई ब्रदर सही है, क्योंकि ब्रदर रिश्ता बता रहा है। तो रिश्ता बताने के लिए हम बता चुके हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए दिस ब्रदर इज माइन हम कहेंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ओनली पोजीशन नॉट रिलेशन। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज माई बुक, यहां अधिकार दिखा रहे हैं, तो दिस इज माई बुक तो हो ही सकता है, क्योंकि हम बता चुके हैं पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों के लिए प्रयोग होता है, रिलेशन के लिए भी और पोसेशन के लिए भी। तो रिलेशन के लिए हम आगे बता रहे हैं दिस इज माई ब्रदर, अभी हम बता रहे हैं पोसेशन के लिए। और जो पहले रिलेशन के बताए हैं वहां पर हम माइन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है जो सिर्फ पोसेशन बताता है, इसीलिए ब्रदर के साथ प्रयोग करना उसका गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ दिस बुक इज माइन एकदम सही है, क्योंकि यहाँ अधिकार दिखा रहे हैं, तो पोसेशन दिखाने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए दिस बुक इज माइन एकदम सही है। ठीक है, आगे देखिए, पोसेसिव प्रोनाउंस मे बी यूज्ड टू इंप्लाई रिलेशन इन द स्ट्रक्चर। अब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी कभी रिलेशन बताने के लिए करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, तो आइए उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन, ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए अब क्या है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब क्या कहते हैं कि रिश्ता बताने के लिए हम कभी कभी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक खास स्ट्रक्चर में, जब ये कहना हो कि बहुतों में से एक, उस कंडीशन में ही सिर्फ इसका हम प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसका प्रयोग हम वक्त में करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब यह हुआ कि वह मेरे दोस्तों में से एक है, यानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से वो एक है। तो इस स्ट्रक्चर में हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यह बताने के लिए, रिश्ता बताने के लिए भी। वह मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मेरा बहुत सारे दोस्त है जिसमें से वो एक मेरा फ्रेंड है, सही है। ए फ्रेंड ऑफ हर्स, ए भी होता है, मतलब उसके बहुत सारे दोस्तों में से वह एक है। तो अर्थात उसी रिश्ता को हम बता सकते हैं जो एक से अधिक है आपके पास हो। अगर ब्रदर्स है एक से अधिक, तो कह सकते हैं ही इज ए ब्रदर ऑफ माइन, यानी मेरे बहुत सारे भाइयों में से वो एक है। ठीक है, लेकिन जो रिश्ता एक ही होता हो उसके अनुसार हम लोग नहीं करेंगे। आइए आगे से समझते हैं। टू टेल द रिलेशनशिप, पोसेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड लाइक दिस, दिस ब्रदर इज माइन, बताया अभी गलत है, बट इट कैन बी लाइक दिस, नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह एक मेरा दोस्त है। ही इज ए कजिन ऑफ योर्स, वह तुम्हारे कजिन है, माने बहुत सारे कजिन में से एक कजिन है। इसीलिए इसका प्रयोग हम उस तरीके से नहीं करते हैं जहां पर रिलेशन एक ही हो। अगर फादर मदर जो एक ही होता है, तो वहां पर हम क्योंकि फादर मदर एक ही होता है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज ए फादर ऑफ योर्स, वो तुम्हारे एक पिता है, क्योंकि बहुत पिता में से एक पिता नहीं होते हैं, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग
नहीं होगा। तो यहाँ आप कॉन्शियस रहें और केयरफुल रहें। इस स्ट्रेटजी का प्रयोग रिश्ता बताने के हम तभी करते हैं जब वो रिश्ता एक से अधिक हो, तो क्योंकि रिश्ता बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि बहुतों में से मेरा एक है, तो हम उसी रिश्ते के लिए इसका प्रयोग करेंगे जो एक से अधिक हो सकता है, जैसे फ्रेंड्स, ब्रदर्स और अदर्स। ठीक है, फादर, मदर सबके लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। राइट, अब आगे दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां हम क्या प्रयोग करें। जैसे ये देखिए, आर यू और सी टू ब्लेम, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू और सी। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ता है तो उसके लिए हम तब करते हैं जो बाद में प्रयोग आता है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग और के बाद रहता है उसके हिसाब से हम हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या प्रयोग है। कहना क्या कह रहा है, या तो तुम, क्या तुम या वह ब्लेम करने वाले थे। तो हम प्रयोग यहां कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन मतलब क्या होता है, हेल्पिंग का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो जो सब्जेक्ट यू और सी है उससे पहले प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो यू के साथ हम यहाँ इज का प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते हैं इज यू और सी। जब ये सेंटेंस पॉजिटिव आएगा तो इज आएगा, लेकिन चूंकि यह इन्वर्सन हो रहा है तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट यू होता है, इसीलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर यू और सी टू ब्लेम, मतलब क्या तुम या वह ब्लेम करने वाले थे। लेकिन इसी वाक्य को सेंटेंस पॉजिटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू और सी इज टू ब्लेम, वो भी सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो जब हम इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है जो नियरेस्ट होता है वर्ब के। जहां हम वर्ब रखेंगे उसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से हम उसको वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल रखेंगे। इस तरह के वाक्य है यू और सी, जनरली सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट सी हुआ उसके हिसाब से हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इज टू ब्लेम हुआ है, यू और सी इज टू ब्लेम। लेकिन जब इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, इन्वर्सन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है, इसीलिए उसमें आर का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहां नियरेस्ट सब्जेक्ट यू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आर यू और सी टू ब्लेम। ठीक है, तो ये बहुत सारा डिफरेंस है, यू मस्ट नो इट। फ्रेंड्स, आई होप you may have understood everything very clearly. Even then, if you have any problem, you can contact me, you can WhatsApp me, you can message me on WhatsApp. I will try my level best to clear it all. Okay friends, अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नए पॉइंट के साथ, फिर कुछ नए फैक्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।